हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 29 तारीख है और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का एग्जाम है। और उसके उद्देश्य से मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो डीसी मशीन और ट्रांसफार्मर चैप्टर दोनों चैप्टर से हैं, जिसको आप लोग अगर देख लेंगे तो आप लोगों के 40-45 प्लस फिक्स नंबर हैं अगर आप लोग वो क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर की परिभाषा लिखिए। डीसी मोटर क्या होता है और डीसी जनरेटर क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, डीसी मशीन के जनरेटिंग तथा मोटरिंग मोड का वर्णन कीजिए। यानी कि डीसी मशीन और डीसी मशीन में डीसी जनरेटर और डीसी मोटर क्या काम करता है उसके बारे में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी मोटर तथा डीसी जनरेटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 है, डीसी मशीन का ईएमएफ समीकरण प्राप्त कीजिए। डीसी मशीन का आप लोगों को ईएमएफ इक्वेशन लिखना है जो जनरेटर और मोटर का सेम होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 पोल डीसी मशीन का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा प्रत्येक भागों का वर्णन कीजिए। 4 पोल डीसी मशीन का आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पता होना चाहिए और जो मोटर और जनरेटर का सेम होता है उसके सभी पार्ट्स के बारे में आप लोगों को बताना होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, डीसी मोटर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, इसमें मशीन में मोटर और जनरेटर दोनों का आ जाएगा। वहीं पे देखिए, डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल ईएमएफ इक्वेशन का समीकरण प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि ईएमएफ इक्वेशन डीसी मशीन में डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डीसी मोटर के लिए बैक ईएमएफ समीकरण प्राप्त कीजिए। बैक ईएमएफ वो भी होता है P phi N Z/60 ए होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 9 होता है, डीसी मशीन का बलागुड समीकरण टार्क इक्वेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को इसके सारे नोट्स प्रोवाइड चाहिए तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, डीसी मशीन की आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्मेचर रिएक्शन एंड कम्यूटेशन की व्याख्या कीजिए। कम्यूटेशन क्या होता है और कम्यूटेटर क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, डीसी जनरेटर की संरचना तथा कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए एवं अनुप्रयोग भी लिखिए। डीसी जनरेटर के क्या क्या उपयोग है उसको लिखना है आप लोगों को। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं इन सबको भी आप लोगों को वर्णन करना है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 13 है, विभिन्न प्रकार के डीसी जनरेटर का वर्णन एवं इनके अनुप्रयोग। एक क्वेश्चन इसमें आप लोगों को आ जाएगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 14 है, विभिन्न प्रकार के डीसी मोटर का वर्णन कीजिए एवं इनके अनुप्रयोग भी लिखिए। डीसी जनरेटर में जितने टाइप्स के होते हैं सभी में सेम होते हैं, तो आप लोग सभी का लिख सकते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें है डीसी शंट जनरेटर तथा डीसी कंपाउंड जनरेटर में लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट दोनों टाइप के हो सकते हैं। उसका अभिलक्षण आरेख खींचना है एवं उसके अनुप्रयोग भी लिखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 16 है, डीसी मोटर के लिए बलागुड़ का व्यंजक प्राप्त कीजिए। डीसी मोटर के लिए आपको टार्क इक्वेशन पता होना चाहिए जो काफ़ी बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी शंट एवं सीरीज मोटर का अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग भी लिखिए। शंट और सीरीज जनरेटर का भी अभिलक्षण खींचने के लिए आप लोगों के लिए आ सकता है, उसका भी अभिलक्षण आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोटर में और जनरेटर में क्या होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 18 है, कम्यूटेटर और कम्यूटेशन पर टिप्पणी लिखिए। कम्यूटेटर क्या होता है उसके बारे में लिखना है और कम्यूटेशन क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं डीसी शंट जनरेटर एवं डीसी सीरीज जनरेटर को समझाइए। डीसी शंट एवं सीरीज जनरेटर क्या होता है उसका डायग्राम बना के आप लोगों को उसके बारे में लिखना पड़ेगा। वहीं पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 20, डीसी मोटर में नो लोड इंटरनल एक्सटर्नल लोड पर अभिलक्षण खींचे। जैसा कि नो लोड होता है एक अनलोड होता है। अनलोड में एक्सटर्नल लोड एंड एक्सटर्नल लोड दोनों होता है, जिसमें नो लोड का होता है फील्ड करंट और ई नाट होता है नो लोड करंट पर। नो लोड इंड्यूस्ड ईएमएफ पे आप लोगों का अभिलक्षण खींचा जाता है, उसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल लोड पे भी खींचा जाता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 21 है, मोटर में स्पीड यन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मोटर में स्पीड यन मतलब जो आरपीएम में होता है उसका व्यंजक प्राप्त करना है, यानी इक्वल टू कितना होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्मेचर रिएक्शन को दूर करने के उपाय, इसे कैसे दूर किया जाए।
जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया गया है, 22 क्वेश्चन हो चुके हैं और अभी डीसी मशीन के ही क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो है कि इससे रिलेटेड भी आप लोगों को कई क्वेश्चन मिले होंगे जो देखिए को मैंने बताया था, उसमें उसे दूर करने का उपाय इसके पहले क्वेश्चन में भी लिखा था, इसके पहले जो था। उसी तरह स्टार्टर क्या है, स्टार्टर से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्रकार के स्टार्टर का वर्णन कीजिए। जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट का आप लोगों को अच्छे से आता होगा, लिखने के लिए आप लोग उसको लिख सकते हैं, डायग्राम के साथ लिखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, डीसी सीरीज मोटर का विलक्षण आरेख। इसको देखिए मैंने पहले भी बता दिया है, डीसी सीरीज मोटर का विलक्षण खींचना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्पीड कंट्रोल यानी गति नियंत्रक से आप क्या समझते हैं। स्पीड को कैसे, मोटर का स्पीड कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, शंट सीरीज एंड कंपाउंड में से किसी एक का वर्णन करना है। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 है, वोल्टेज रेगुलेशन स्पीड कंट्रोल गति नियंत्रण विधियों का वर्णन कीजिए। गति नियंत्रण विधियों को किस प्रकार, जो एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर यानी पैरामीटर के कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए एवं संरचना भी बनाइए। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, ट्रांसफार्मर 3 टाइप के होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर। तो वहीं पे क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन आप लोगों से पूछा जाएगा, जो हर बार लगभग पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईएमएफ। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑटो ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 2 वाइंडिंग तुलना में इसके लाभ एवं हानि भी बताना है कि 2 वाइंडिंग की तुलना में इसका लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है। वहीं क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रांसफार्मर में होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों का वर्णन कीजिए। जिसमें कोर लॉस, कॉपर लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, उस सभी के बारे में आया और किससे क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को लिखना है। डीसी मशीन में भी होने वाली विभिन्न प्रकार की हानियों का वर्णन करना है, जिसमें कोर लॉस, कॉपर लॉस होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। किसी नो लोड ट्रांसफार्मर का सदिश आरेख खींचिए। नो लोड ट्रांसफार्मर जो है उसका आप लोगों को फेजर डायग्राम खींचना रहेगा। ट्रांसफार्मर का लोड की स्थिति में फेजर डायग्राम भी बनाना रहेगा। इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड एंड रेजिस्टिव लोड पे आप लोगों को फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आप लोगों को बनाना है एवं उसके विभिन्न पैरामीटर को लिखना है, जिसमें आर है, एक्स है और आर इक्विवेलेंट, जेड इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं एक जगह करके। तो आप लोगों को पहले इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, उसके पैरामीटर को आप लोगों को लिख देना है, जिसमें R1 X1 होता है, R2 X2 होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 35, ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी यानी दक्षता से आप क्या समझते हैं तथा अधिकतम दक्षता प्राप्त करने की क्या शर्त है। मैक्सिमम इफिशियंसी कब प्राप्त होती है, उसका आप लोगों को इक्वेशन अगर पूछेगा तो इक्वेशन सॉल्व करके लिखना रहेगा, नहीं तो आप लोग फार्मूला लिख सकते हैं और डायरेक्ट इसके बारे में लिख सकते हैं कब प्राप्त होती है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 36 है, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है वर्णन कीजिए। जिसमें आप लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट होता है। चूँकि तैयारी लेवल से आप लोगों को संपन्ना टेस्ट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ही आप लोगों को पढ़ना है। इक्विवेलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी एंड रेफर टू सेकेंडरी, जिसमें से किसी एक का आप लोगों को परिपथ आरेख खींचना रहेगा एवं उसका इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाना रहेगा एवं उसके पैरामीटर को भी लिखना रहेगा। वहीं पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टता नियमन को समझाइए। वोल्टेज रेगुलेशन से आप क्या समझते हैं, यह क्या होता है, इसके बारे में लिखना है एवं वोल्टेज रेगुलेशन कब अच्छा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है तो सबसे अच्छा माना जाता है, जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 39 है, 3 फेज ट्रांसफार्मर की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसकी संरचना बनाना है एवं उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। आप लोग 3 फेज ट्रांसफार्मर के विभिन्न अंगों का वर्णन करना है, उसके पार्ट्स का आप लोगों को बताना है कि क्या क्या होते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन का वर्णन, किस प्रकार इनका संयोजन किया जाता है, स्टार टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार एंड डेल्टा टू डेल्टा होता है। इन सब के बारे में आप लोगों को लिखना है। ट्रांसफार्मर की कूलिंग यानी शीतलन क्यों की जाती है, वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर की कूलिंग क्यों की जाती है, हीटिंग से सुरक्षा के लिए। वहीं पर 3 फेज ट्रांसफार्मर को समांतर में संचालन करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, इसके बारे में। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त सहायक उपकरण जैसे कंजर्वेटर, ब्रीदर, बुकोल्ज रिले तथा टैप चेंजर के महत्व को लिखना है। तो जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन 44 मिले हैं, जिसमें से अगर आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को जो है कि 40+
फिक्स है, आप लोगों को मिलना कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए, और अगर आप लोगों को इसके देख सकते हैं, मैंने मशीन के सारे नोट्स लिखे हुए हैं। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो इलेक्ट्रिकल के होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगा दबा के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिए महाकाल का।